Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Today we talk about the second problem of departmental accounting. Last video में हमने departmental accounting की first problem पे बात की थी, that is allocation of expenses. आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की सेकंड प्रॉब्लम पर, दैट इज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर. इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर मीन्स व्हेन एनी गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर. जब भी कोई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल सेंड करता है तो उसे क्या बोलते हैं? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र. इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में एंड क्रेडिट में दोनों साइड में शो होता है. फॉर एग्जांपल, ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को गुड्स सेंड किए हैं ऑफ ₹10,000. तो ए इज़ द सेंडर, बी इज़ द रिसीवर. जो सेंडर होता है उसके हम क्रेडिट में शो करते हैं लाइक दिस. बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र अमाउंट कहाँ आएगी? ए कॉलम में, दैट इज़ ₹10,000. और बी रिसीव कर रहा है गुड्स, तो रिसीवर के हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र ₹10,000. हम किस कॉलम में लिखेंगे? बी डिपार्टमेंट के अमाउंट कॉलम में. तो जो सेंडर होता है उसके लिए वो सेल होती है, सो कम्स अंडर द क्रेडिट साइड. और जो रिसीवर होता है उसके लिए वो परचेज है, सो कम्स अंडर द डेबिट साइड. इसलिए इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. ध्यान रखना है कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक और परचेज ये दोनों आइटम लिखने के बाद आएगा थर्ड नंबर पर. देन आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे. इसका सीक्वेंस आपने ये चेंज नहीं करना है. लाइक दिस, डिपार्टमेंटल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पहले हम सेल्स लिखते हैं, देन इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र शो होगा क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर. इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र आपके डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में भी और क्रेडिट में भी शो होता है. जो रिसीवर है उसके डेबिट में शो होगा और जो गिवर है गुड्स का उसकी हम क्रेडिट में शो करते हैं. एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ कि बी ने ए को गुड्स ट्रांसफ़र किए ऑफ ₹12,000. अब बी किसको गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है? ए को. तो बी की तो सेल हो जाएगी, बी सेंडर है, तो बी के हम क्रेडिट में शो करेंगे ₹12,000. ए रिसीवर है ₹12,000 गुड्स का, तो ए के हम डेबिट में शो करेंगे ₹12,000 इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र. इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स जो हैं वो एट कॉस्ट पे भी होती हैं और एट सेलिंग प्राइस पे भी होती हैं. इस पे मैं आपको एक एग्जांपल, यदि आपका इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र किस पे हो रहा है? एट कॉस्ट पे, तब तो सिर्फ इतना ही करना है आपने, क्योंकि 2,000 के गुड्स थे वो आपने ₹2,000 में ही ट्रांसफ़र किए हैं एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को. तो एट कॉस्ट पे जब भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र होती हैं तो उसकी कोई अलग से और एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. बस जितनी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हुई हैं वो रिसीवर के डेबिट में और सेंडर के क्रेडिट में शो हो जाती हैं इन दी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट. लेकिन इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र अगर सेलिंग प्राइस पे हुई हैं तो इसमें एक हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व की एक एडजस्टमेंट करनी होती है. पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय स्टॉक रिजर्व और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ मीन बाय अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और स्टॉक रिजर्व. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और स्टॉक रिजर्व क्या होता है? जब भी कोई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल सेंड करता है एट सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस, इनवॉइस प्राइस या कॉस्ट में हम जब प्रॉफिट ऐड करके एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल सेंड करता है और उस सेंड किए हुए गुड्स में से आपके कुछ गुड्स स्टॉक में अनसोल्ड रह गए, दैट मीन्स उसमें से कुछ माल आपका स्टॉक में अभी भी पड़ा है, तो इसका मतलब स्टॉक में भी प्रॉफिट इंक्लूड है. दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और स्टॉक रिजर्व. So stock reserve is
एनी प्रॉफिट विच इज इंक्लूडेड इन स्टॉक इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और इसे हम स्टॉक रिजर्व भी कहते हैं। इस स्टॉक रिजर्व को हमें अपने स्टॉक में से माइनस करना होता है। अगर वो ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड है तो हमें उसे माइनस करने के लिए कहाँ लिखना होगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है ना। तो अगर उसमें स्टॉक में कोई प्रॉफिट इंक्लूड है और अगर हमें उसमें से माइनस करना है तो स्टॉक रिजर्व इन ओपनिंग स्टॉक कम्स अंडर द क्रेडिट साइड ऑफ जनरल P&L अकाउंट। स्टॉक रिजर्व कहाँ आता है? जनरल P&L में। जनरल P&L क्या होता है? बिजनेस का कंबाइंड P&L होता है जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। इसी तरह से अगर क्लोजिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट इंक्लूड है तो दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड स्टॉक रिजर्व, और स्टॉक रिजर्व इन क्लोजिंग स्टॉक हमें डिलीट करना होगा। तो आप डिलीट कैसे करोगे, उसे माइनस कैसे करोगे? क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट में आता है ट्रेडिंग अकाउंट के, तो उसे अगर हमें डिलीट करना है तो हम स्टॉक रिजर्व इन क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड में लिखेंगे इन जनरल P&L। अब कितना प्रॉफिट इंक्लूड है इसके लिए आपको परसेंटेज गिवन होती है क्वेश्चन में। तो परसेंटेज दो तरह से गिवन होगी। इफ़ प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन ऑन सेल्स, अगर प्रॉफिट की परसेंटेज उन्होंने सेल्स पे दे रखी है तो हम क्या करेंगे? जो भी अनसोल्ड स्टॉक है जो आपने दूसरे डिपार्टमेंट से रिसीव किया था, प्रॉफिट तो उसी में इंक्लूड होगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आपका रेट ऑफ प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 100। लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है, तो आप स्टॉक रिजर्व कैसे निकालोगे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकालोगे? अनसोल्ड स्टॉक जो भी होगा आपका, जो आपने दूसरे डिपार्टमेंट से रिसीव किया है जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक में मान लो 6,000 रुपीज़ के गुड्स हैं जो हमने दूसरे डिपार्टमेंट से रिसीव किए हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में 6,000 रुपीज़ के गुड्स किससे रिसीव किए हमने? सेकंड डिपार्टमेंट से, और जो किसमें कितना प्रॉफिट जोड़कर सेंड करता है? सेल में 10% प्रॉफिट जोड़ के सेंड करता है। तो सेल पे अगर प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है तो जो भी आपका अनसोल्ड स्टॉक है विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम दी अनदर डिपार्टमेंट, उसको हम रेट ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर देंगे। सो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट और स्टॉक रिजर्व कितना आ जाएगा? 6,000 इंटू 10/100 दैट इज 600 रुपीज़। और ये प्रॉफिट कहाँ शो होगा? जनरल P&L के डेबिट में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में से प्रॉफिट निकाल रहे हो ना, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है तो उसका प्रॉफिट स्टॉक रिजर्व कहाँ आएगा? जनरल P&L के डेबिट में। लाइक दिस, अगर 10% प्रॉफिट आपको कॉस्ट पे दे रखा है कि 6,000 रुपीज़ का स्टॉक एक डिपार्टमेंट में शामिल है जो दूसरे डिपार्टमेंट से आया हुआ है, और उसमें कितना प्रॉफिट शामिल है? दैट इज़ 10% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट पे दे रखी है प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप अनरियलाइज प्रॉफिट और स्टॉक रिजर्व कैसे निकालोगे? जो भी अनसोल्ड स्टॉक है दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम दी अनदर डिपार्टमेंट इन विच प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इनटू rate 10% divided by 100 plus rate, that is 110. 6,000 into 10 divided by 110, आपकी जो भी रेट होगी वो 100 में ऐड हो जाएगी। जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट में दे रखा होगा, रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। तो 6,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110 कितना प्रॉफिट इंक्लूड हो जाएगा? 545 रुपीज़ एंड 45 पैसा। तो ये भी आपका प्रॉफिट किस में आप लिखोगे? जनरल P&L के डेबिट में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में से हम स्टॉक रिजर्व निकाल रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट में आता है तो उसका स्टॉक रिजर्व कहाँ आएगा? जनरल P&L के डेबिट में। तो ध्यान रखना है, जब भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स एट कॉस्ट पे होती हैं तब हमें स्टॉक रिजर्व की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। लेकिन जब भी आपके इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स एट सेलिंग प्राइस पे होंगी या एट मार्केट प्राइस पे होंगी तो आपको
प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अनरियलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर इस इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र में से माल कोई स्टॉक में बच गया है तो स्टॉक में भी प्रॉफिट इंक्लूड होगा, और वो प्रॉफिट क्या कहलाता है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और स्टॉक रिजर्व, और उस प्रॉफिट को हमें अपने स्टॉक से माइनस करना होता है। तो इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए हम जनरल P&L में स्टॉक रिजर्व की एंट्री करेंगे। Hope you understood the point of interdepartmental transfer. If there is any doubt, then let me know.